ठंड पड़ रही थी। बर्फीली हवाएं ऐसे चुभ रही थी जैसे बर्फ की सुइयां चुभ रही हो। सुमन अपने दोनों बच्चों और सास के साथ गांव में थी और उसका पति मोहन शहर में मजदूरी करने गया था। सुमन मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही थी। उसके दोनों बच्चे नीरू, राघव और सास मालती उसके साथ चूल्हे के पास बैठे थे। ठंड ने जैसे हमारे पैरों में बेड़ियां जकड़ रखी हैं। चूल्हे के पास से हटने का दिल ही नहीं करता। थोड़ी बहुत भी धूप निकल जाती तो हम गरीबों को ठंड से कुछ राहत मिल जाती। माँ, हमारी रजाई कई जगहों से फट चुकी है। रात पे मुझे बहुत ठंड लगती है। नीरू बेटी, तेरे बाबा ना इस बार शहर से नई रजाई लेकर आएंगे। लेकिन बाबा कब आएंगे? माँ, बाबा से कहना कि इस बार हमारे लिए शहर से नए स्वेटर लेकर आए। मेरे सारे दोस्तों के पास स्वेटर हैं और तुम मुझे ये पतली सी चादर देती हो, इससे ठंड नहीं जाती। मैं तेरे बाबा से कह दूंगी कि शहर से आते समय रजाई के साथ साथ स्वेटर भी ले आए। लेकिन बाबा कब आएंगे? उसी समय सुमन के पास मोहन का फोन आता है। राघव के बाबा, ठंड बहुत पड़ रही है। अब यहाँ हम सब ठीक हैं। आप अपना ख्याल रखना। सुमन, हमारे घर में ना ओढ़ने के लिए रजाई है और ना ही पहनने के लिए गर्म कपड़े। मैं जानता हूँ तुम लोग ठंड के मारे बेहाल हो, लेकिन मुझसे झूठ बोल रही हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस बार तुम लोगों के लिए कम से कम एक रजाई तो लेता आऊं। तभी राघव सुमन के हाथ से फोन लेकर मोहन से कहता है। बाबा, तुम मेरे लिए स्वेटर, गर्म टोपी और मोजे जरूर लाना। मुझे बहुत ठंड लगती है। ऐसा कहते हुए राघव रोने लगता है। राघव की आवाज सुनकर मोहन की आंखें भर आती हैं। राघव बेटे, मैं तेरे लिए सब कुछ लाऊंगा। तू तो मेरा बहादुर बेटा है ना। तू मत रो, मेरे बच्चे। मोहन अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता है और फोन रख देता है। सुमन राघव को अपनी गोद में बिठाकर प्यार से चुप कराती है। खाना बन चुका होता है और चूल्हे की आग ठंडी होने वाली थी। इससे पहले कि चूल्हे की आग ठंडी हो जाए, सब लोग खाना खा लो, वरना ठंड के मारे खाना भी नहीं खाया जाएगा। सभी लोग चूल्हे के पास बैठकर खाना खाते हैं और चूल्हे के पास ही बिस्तर लगाकर सो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद चूल्हे की आग पूरी तरह से ठंडी हो जाती है और फूस की झोपड़ी के अंदर ठंडी हवा आने लगती है। ठंड का मौसम अब और नहीं झेला जाएगा। मेरी हड्डियां कपकपा रही हैं। फूस की झोपड़ी के अंदर हवाएं तो आएंगी ही। हमारे नसीब में पक्का मकान कहाँ। अभी तो 3 महीने ऐसे ही झेलने पड़ेंगे। पूरा परिवार फटी हुई एक रजाई में किसी तरह से रात गुजारता है। दूसरे दिन सुमन बनिए की दुकान पर जाकर कुछ बोरियां मांग कर लाती है। बहू, तू इन बोरियों का क्या करेगी? माँ जी, मैं इन बोरियों से हमारी झोपड़ी को चारों तरफ से ढक दूंगी। इससे ठंडी हवा अंदर नहीं आएगी। सुमन फूस की झोपड़ी को चारों तरफ से बोरियों से ढक देती है, जिससे घर के अंदर ठंडी हवा का आना कम हो जाता है। आज रात हम चैन की नींद सोएंगे। इन बोरियों से हमारा घर अच्छी तरह से ढक गया है। उस रात पूरा परिवार चैन की नींद सोने लगता है। लेकिन आधी रात होते ही बेहद जोरों से तेज बर्फीली हवाएं चलने लगती हैं और झोपड़ी के चारों तरफ लगी बोरियां हवा में उड़ जाती हैं, जिस कारण हवाएं झोपड़ी के अंदर आने लगती हैं। नीरू और राघव दोनों ठंड के मारे सुमन के साथ चिपक जाते हैं। सोचा था ये बोरियां हमारा साथ देंगी, लेकिन कमबख्त इन्होंने भी दगा दे दिया। अब हम लोगों में से शायद ही कोई जिंदा बचे। कहीं ये ठंड हमारी जिंदगी की आखिरी ठंड न बन जाए। मालती अपनी कांपती हुई आवाज में कहती है। भगवान पर भरोसा रख बहू। ऊपर वाला इतना निर्दयी नहीं है। वो हमारी कुछ मदद जरूर करेगा। मालती और सुमन किनारे सो रहे थे और दोनों बच्चे बीच में। सुमन देखती है कि मालती लगभग रजाई से बाहर है। माँ जी, आपकी तरफ तो रजाई नहीं है। आप रजाई के अंदर आ जाओ। मालती रजाई अपनी ओर खींचती है तो सुमन रजाई से बाहर हो जाती है। एक ही तो रजाई है, वो भी हमारे परिवार के लिए छोटी पड़ रही है। इस बार राघव के बाबा नई रजाई लेकर आएंगे। बस कुछ दिनों की परेशानी है, उसके बाद हमारी सर्दियां भी अच्छी तरह से कटेंगी। इधर शहर में मोहन को कोई काम नहीं मिलता है, जिस कारण मोहन अपने कमरे का किराया नहीं चुका पाता है और वो सड़क पर रातें गुजारने के लिए मजबूर हो जाता है। गांव से आए हुए 1 महीना हो गया है, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। घर से जो पैसे लेकर आया था वो भी खत्म हो गए। सुमन, माँ और बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे कि मैं उनके लिए रजाई और गर्म कपड़े लेकर आऊंगा। अब उन्हें क्या जवाब दूंगा? ठंड बहुत अधिक। रात सड़क पर सोने के कारण मोहन को ठंड लग जाती है और उसे तेज बुखार आ जाता है। अगली सुबह
मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। हे भगवान, परदेश में ये कैसे दिन दिखा रहा है तू? आह, तबीयत खराब होने के कारण मोहन दिन में भी सड़क पर लेटा रहता है। उसके आसपास के मजदूर उसे जगाते हैं। मोहन भैया, क्या बात है? आज काम की तलाश में नहीं जाना है क्या? मोहन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता है। पवन मोहन का सर छूता है तो देखता है कि मोहन का शरीर बुखार से तप रहा था। मोहन भैया, लगता है तुम्हें ठंड लग गई है। पवन मोहन को उठाकर सरकारी अस्पताल लेकर जाता है और उसे दवाई दिलाता है। भैया, तुम्हारी तबीयत तो बहुत खराब है। यहाँ तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? तुम अपने घर चले जाओ। किस मुंह से घर जाऊं? माँ और बीवी बच्चों को क्या जवाब दूंगा? कैसे कहूंगा कि मैं उनके लिए रजाई नहीं ला पाया, गर्म कपड़े भी नहीं ला सका। भैया, जिंदगी रही तो तुम गांव में भी पैसे कमा लोगे और अपने परिवार को वो सब दे सकोगे जो तुम देना चाहते हो। लेकिन अगर यहाँ तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा? पवन मोहन को समझा बुझाकर उसे बस में बिठा देता है और गांव के लिए रवाना कर देता है। इधर रात में पूरा परिवार चूल्हे के पास बैठकर आग ताप रहा होता है। सुमन खाना बना रही होती है। बाहर बर्फ की आंधी चल रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती। इस बर्फीली आंधी में इतनी रात को कौन आया होगा? मैं देखती हूँ। सुमन दरवाजा खोलती है तो देखती है कि बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी है। उसके हाथ में एक बड़ी सी पोटली है। वो ठंड के मारे थर थर कांप रही थी। ठंड से उसके दांत किटकिटा रहे थे। उसे देखते ही सुमन कहती है, अम्मा, आप इतनी ठंड में बाहर क्या कर रही हो? अंदर आ जाओ। बूढ़ी औरत फौरन झोपड़ी के अंदर आती है। सुमन उसे गर्म चूल्हे के पास बिठाती है और उसे चाय बना कर देती है। चाय पीने के बाद बूढ़ी औरत की जान में जान आती है। बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम सहारा ना देती तो आज ठंड मेरी जान ले लेती। अम्मा, ये तो मेरा फर्ज था, लेकिन आप इतनी रात को कहाँ जा रही थी? बेटी, मैं रजाइयाँ और गर्म कपड़े बनाकर बेचती हूँ। आज रजाइयाँ और गर्म कपड़े बेचकर अपने गांव लौट रही थी, तभी अचानक बर्फ की आंधी चलने लगी और मैं आंधी में फंस गई। कोई बात नहीं अम्मा, आज आप हमारे घर में रात गुजार लो, हमारे साथ खाना खाओ। सुमन खाना बनाती है और बूढ़ी अम्मा को खाना खिलाती है। अम्मा, हमारे घर में यही रूखा सूखा है, पेट भर कर खा लो। बेटी, ये रूखा सूखा मेरे लिए अमृत से कम नहीं। तूने ठंड से मेरी जान बचाई, मुझे भरपेट खाना खिलाया है। भगवान तेरी और तेरे परिवार की रक्षा करेंगे। पूरा परिवार खाना खाकर चूल्हे के पास सोने लगता है। घर में एक ही फटी पुरानी रजाई होती है जो सुमन बूढ़ी अम्मा को दे देती है। अम्मा, हमारी फूस की झोपड़ी के अंदर बहुत ठंड है, तुम ये रजाई ओढ़ लो। लेकिन बेटी, तुम्हारे पास तो यही एक रजाई है, इसे भी मुझे उड़ा देगी तो तुम लोग क्या ओढ़ोगे? अम्मा, हमारे पास एक मोटी चादर है, हम सब मोटी चादर ओढ़कर सो जाएंगे, तुम ये रजाई ले लो। सुमन बूढ़ी अम्मा को रजाई उड़ा देती है और घर के सभी लोग बोरियां ओढ़कर सो जाते हैं। लेकिन बोरियों से कहाँ ठंड रुकने वाली थी। माँ, तुमने रजाई बूढ़ी दादी को क्यों दे दी? बोरी में मुझे बहुत ठंड लग रही है। राघव, बूढ़ी दादी हमारी मेहमान है और मेहमान तो भगवान का रूप होता है। हमें इनका पूरा ख्याल रखना चाहिए। तू मेरा हाथ थाम ले, तुझे ठंड नहीं लगेगी। नन्ही नीरू को इस तरह से बड़ी बड़ी समझदारी भरी बातें करते देखकर सुमन की आंखें भर आती हैं। रात भर पूरा परिवार ठंड से ठिठुर रहा होता है। बूढ़ी मालती से ठंड जब बर्दाश्त नहीं होती है तो वो बूढ़ी अम्मा की रजाई में घुस जाती है। पूरे परिवार की रात किसी तरह से कटती है। अगले दिन सुबह सुमन देखती है कि बूढ़ी अम्मा घर में नहीं है। अम्मा कहाँ चली गई? कहीं वो अपने घर तो नहीं चली गई, लेकिन उनकी गठरी तो यहीं रखी है। हो सकता है बाहर गई होंगी, आ जाएंगी अभी। दोनों बच्चे भी उठकर बूढ़ी अम्मा को घर के बाहर ढूंढते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलती है। माँ, बूढ़ी दादी बाहर नहीं मिली। हमें उनका इंतजार करना चाहिए, वो अपनी गठरी लेने तो जरूर आएंगी। पूरा परिवार बूढ़ी अम्मा का इंतजार करता है, लेकिन वो लौट कर नहीं आती है। तभी शहर से मोहन घर आता है। मोहन की हालत देखकर सभी चिंतित हो जाते हैं। ये आपको क्या हुआ? आपकी तबीयत तो बहुत खराब है। सुमन, मुझे माफ कर दो। मैं तुम लोगों के लिए कुछ नहीं ला सका। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे लिए आपकी सलामती सबसे ज्यादा जरूरी है। आप आराम कीजिए। बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो ना, अब तो ठंड भी कम हो गई है। अब मैं गर्म कपड़ों का क्या करूँगा? बाबा, मुझे भी कुछ नहीं चाहिए।
आप जल्दी ठीक हो जाओ बस। मोहन बेटे तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, तू बस आराम कर। सभी मोहन का बहुत ध्यान रखते हैं। इधर काफी देर तक बूढ़ी अम्मा जब लौट कर नहीं आती है तो राघव उनकी गठरी को खोलता है। माँ, इस गठरी में रजाई और गर्म कपड़े हैं। राघव की बात सुनकर सभी लोग गठरी को देखते हैं। गठरी में एक बेहद सुंदर और नई रजाई होती है। सबके लिए गर्म कपड़े भी होते हैं। सुमन सबको गर्म कपड़े पहनने के लिए देती है और अब उसका परिवार गर्म रजाई के अंदर आराम से सोने लगता है। मानसी का पति सौरभ कई दिनों से लापता था। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट मानसी ने थाने में लिखवा दी थी। सौरभ के न रहने से परिवार पर बड़ी मुसीबत आ जाती है। मानसी के सामने अपने सास ससुर और छोटी ननद को बेघर होने से बचाना से सारा सामान निकाल कर सड़क पर फेंक रहे थे। मानसी और उसके ससुराल वाले हाथ जोड़कर मकान मालिक से विनती करते हैं। मालिक, आप तो जानते हैं कि मेरा बेटा सौरभ इस घर का इकलौता कमाने वाला था। 15 दिन पहले वो काम की तलाश में निकला था, लेकिन अब तक घर नहीं लौटा। हमारे पास किराए तो क्या, खाने तक के पैसे नहीं है। इतनी ठंड पड़ रही है, आप हमें बेघर कर देंगे तो हम इस ठंड में कहाँ जाएंगे? मालिक, हम गरीबों को तो आपका ही सहारा है, हमें बेघर मत कीजिए। तुम लोगों को इस घर में रहना है तो अभी किराया भरो, नहीं तो यहाँ से जाओ। मुझे मेरे पैसे चाहिए। सौरभ ने पहले ही 3 महीने का किराया नहीं दिया था। अब मैं तुम लोगों को मुफ्त में एक दिन भी यहाँ नहीं रहने दूंगा। महेश मानसी को धक्का दे देता है। मानसी का पैर लड़खड़ा जाता है और वो एक ईंट से टकराकर गिर जाती है। भाभी, आपको चोट तो नहीं आई? राधा ने देखा मानसी के पैर में चोट आ गई थी। उसके पैरों से खून बह रहा था। भाभी, आपके पैरों से खून बह रहा है। राधा अपने दुपट्टे से मानसी के पैर को साफ करती है और उसके घाव पर मिट्टी डाल देती है। राधा और मानसी घर का सारा सामान अपने सर पर उठाती हैं। मानसी सभी को लेकर वहां से निकल पड़ती है। ठंड बहुत ज्यादा हो रही थी। उनके पास पहनने के लिए ना तो गर्म कपड़े थे और ना ही पैरों में पहनने के लिए चप्पल। चारों सड़क के किनारे चलते हैं। अब मुझसे और नहीं चला जाता, मैं बहुत थक भी गई हूँ। ठंड भी लग रही है। समझ नहीं आता कि हम कहाँ जाएंगे। हमारे रहने का कोई ठिकाना नहीं है। माँ जी, पिताजी, मैं हमारे रहने के लिए कोई ना कोई ठिकाना ढूंढ लूंगी। आप लोग यहाँ आराम से बैठ जाइए, मैं और राधा रहने का इंतजाम करके आते हैं। सास ससुर को सड़क के किनारे बिठाकर मानसी राधा के साथ रहने का ठिकाना ढूंढने लगती है। तभी मानसी को एक टूटा फूटा सा घर दिखाई देता है। दोनों वहां जाकर देखती हैं तो वो एक पब्लिक टॉयलेट होता है जो कि चारों तरफ से दीवारों से घिरा होता है, लेकिन वो बेहद गंदा होता है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये जगह कई वर्षों से बंद पड़ी हो, यहाँ कोई आता जाता ना हो। ये तो अच्छी बात है कि यहाँ कोई आता जाता नहीं है। हमें रहने के लिए ठिकाना तो मिल गया। भाभी, क्या हम लोग यहाँ रहेंगे? यहाँ कितनी गंदगी है। राधा, रात बहुत हो चुकी है, ठंड भी बढ़ गई है। ये जगह कम से कम दीवारों से घिरी हुई तो है, यहाँ हमें कम ठंड लगेगी। आखिर माँ और बाबूजी को लेकर हम लोग कब तक सड़कों पर भटकते रहेंगे? ठीक है भाभी, अगर हमारी किस्मत में यही लिखा है तो यही सही। तुम यही रुको, मैं माँ और बाबूजी को लेकर आती हूँ। मानसी अपने सास ससुर को लेकर आती है। राधा और मानसी दोनों मिलकर उस जगह की सफाई करते हैं। मानसी घर से लाई हुई बोरी की चादर बिछाती है और चारों रात वहीं गुजारते हैं। दूसरे दिन सुबह मानसी काम की तलाश में निकल जाती है। मालकिन, मुझे काम की सख्त जरूरत है। मेरे परिवार के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। हमारे पास पहनने के लिए गर्म कपड़े भी नहीं है। मेरे बूढ़े सास ससुर ठंड से कपकपा रहे हैं। अगर आपके पास कुछ काम मिल जाता तो मेरी मदद हो जाती थोड़ी। मेरे घर में आज मेहमान आने वाले, मेरे घर में खाना बना दो, मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगी। मानसी खुशी खुशी प्राची के घर में खाना बनाती है। प्राची देखती है कि मानसी की साड़ी फटी हुई है और उसने स्वेटर या शॉल भी नहीं लिया है। प्राची को मानसी पर दया आ जाती है। काम खत्म करके जब मानसी जाने लगती है तब प्राची उसे पैसे देती है। मानसी, ये लो 500 रुपए और ये कुछ गर्म कपड़े, ये तुम्हारे काम आएंगे। मैंने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए थोड़ा खाना भी रख दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन। मानसी सारा सामान लेकर वापस जा रही होती है। रास्ते में सोचती है, भला हो मालकिन का, उन्होंने मुझे पैसे, कपड़े, खाना सब दे दिया। दुनिया में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। लेकिन जब मानसी घर पहुंचती है तो उसकी सारी खुशी चकनाचूर हो जाती है, क्योंकि वहां पर कोई भी नहीं होता। मानसी अपने ससुराल वालों को ढूंढने लगती है। माँ, पिताजी, राधा, कहाँ हैं आप लोग? माँ, पिताजी, राधा।
मानसी उन्हें इधर उधर ढूंढती है। कुछ दूर पर एक बस स्टैंड था, वहां पर उसे कुछ लोग बैठे दिखाई देते हैं। मानसी वहां जाती है तो देखती है वहां उसके बूढ़े सास ससुर और ननद राधा बैठी हुई है। भाभी, आपके जाने के बाद कुछ लोग आए थे, कहने लगे कि ये सरकारी टॉयलेट है और हमने इस पर अवैध कब्जा कर लिया है। उन्होंने हमें वहां से भगा दिया। कोई बात नहीं राधा, हम रहने का कोई और ठिकाना ढूंढ लेंगे। पहले तुम सब ये गर्म कपड़े पहन लो, बहुत ठंड हो रही है। मानसी सबको पहनने के लिए गर्म कपड़े देती है। गर्म कपड़े पहनकर कितनी राहत मिल रही है। हमने गर्म कपड़े तो पहन लिए, लेकिन रात कहाँ गुजारेंगे। ठंड इतनी है कि पूरी रात सड़क पर गुजारा तो अगले दिन हमारी कुल्फी जम जाएगी। माँ जी, मैं हमारे रहने का कोई इंतजाम करती हूँ, पहले आप लोग खाना खा लीजिए। मानसी सबको खाना देती है। सब लोग खाना खाते हैं। 2 दिन के बाद कुछ खाने को मिला है। वो भी इतना अच्छा खाना। ये खाना जिसने भी दिया है, भगवान उसे कभी भूखा ना रखे। सब लोग भरपेट खाना खाते हैं, जिसके बाद मानसी रहने के लिए जगह ढूंढने जाती है। वो सड़क पर इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कोई जगह दिखाई नहीं देती है। मानसी वापस अपने सास ससुर के पास आती है। क्या बात है बहू, कोई जगह मिली? माँ जी, हमारे रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली। आज रात हमें इस बस स्टैंड के नीचे ही गुजारनी होगी। चारों बस स्टैंड पर ही चादर बिछाकर सो जाते हैं, लेकिन ठंड के मारे किसी को नींद नहीं आ रही थी। ये ठंड भी कितनी बेरहम होती है। हम गरीबों पर इसे तरस नहीं आता। इतनी कड़ाके की ठंड है कि नींद ही नहीं आ रही। इस ठंड में अमीर लोग अपने अपने घरों में हीटर चलाकर और कंबल ओढ़कर सो रहे होंगे, और एक हम हैं। कल सुबह तक हम में से शायद ही कोई जिंदा बचे। सबकी बातें सुन रही मानसी उठकर कहीं जाने लगती है। तो इतनी रात में कहाँ जा रही है बहू? माँ जी, मैं ठंड से बचने का जुगाड़ करने जा रही हूँ। मानसी सड़क पर इधर उधर देखती है। उसे लकड़ियों के कुछ छोटे मोटे टुकड़े चैन की नींद सो पाते हैं। मानसी और राधा दोनों काम की तलाश में निकली हैं। महेश और आभा बस स्टैंड पर बैठे होते हैं। भाभी, आज कितना घना कोहरा है। कोहरे के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए तो सड़कें भी सूनी पड़ी हैं। लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं। पता नहीं हमें कोई काम मिलेगा भी या नहीं। दोनों देखती हैं कि लोगों ने अपने अपने घरों के दरवाजे तक नहीं खोले थे। वे घरों का दरवाजा खटखटाने लगती हैं। तब घर के अंदर से प्रतीक बाहर आता है। आप लोग कौन है? क्या काम है? साहब, हम लोग बहुत गरीब हैं। मेरे बूढ़े सास ससुर बस स्टैंड पर बैठे हैं। हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है। अगर आप हमें कुछ काम दे देते तो हमारी थोड़ी मदद हो जाती। ठीक है, मैं काम तो दे दूंगा। आप दोनों को कपड़े और बर्तन धोने होंगे, साथ ही मेरे घर में झाड़ू पोछा भी लगाना होगा। राधा धीरे से मानसी से कहती है, भाभी, इतनी ठंड में ठंडे ठंडे पानी से कपड़े और बर्तन कैसे धोएंगे? झाड़ू तक तो ठीक है, पोछा कैसे लगाएंगे? जैसे भी हो, हमें काम तो करना ही पड़ेगा राधा। काम करेंगे तो कुछ पैसे हाथ में आएंगे, तभी तो रहने का कुछ इंतजाम हो पाएगा। वरना माँ और पिताजी को लेकर कब तक सड़कों पर यूं ही भटकते रहेंगे। मानसी और राधा काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं। दोनों घर के अंदर जाती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं, ठंडे पानी से बर्तन और कपड़े धोती हैं। काम खत्म होने के बाद, मुझे तुम दोनों का काम अच्छा लगा। मेरी बीवी कुछ दिनों के लिए मायके गई है। क्या तुम दोनों मेरे घर में काम करोगी? मैं तुम दोनों को महीने के 2000 रुपए दूंगा। हाँ साहब, हमें मंजूर है। हम दोनों कल से काम पर आ जाएंगे। मानसी और राधा पैसे लेकर वहां से निकल आती हैं। राधा, हमें एक कमरे का घर किराए पर ढूंढना होगा। हम माँ और पिताजी को बस स्टैंड पर नहीं सुला सकते। अब तो हमें काम भी मिल गया है, सैलरी आते ही हम किराया चुका देंगे। दोनों ननद भाभी किराए पर एक कमरे का घर ढूंढती हैं और मानसी अपने बूढ़े सास ससुर को किराए के घर में लेकर आती है। मानसी और राधा प्रतीक के घर में काम करने लगती हैं। 1 महीने के बाद प्रतीक उन्हें उनके काम के पैसे देता है, जिससे वो घर का किराया चुकाती है। भाभी, सारे पैसे तो घर के किराए में निकल गए। अब खाने पीने का खर्चा हम कैसे निकालेंगे? तू चिंता मत कर राधा, मैं दूसरे घरों में भी काम ढूंढ लूंगी। हमारे रहने के लिए घर होना बहुत जरूरी था, वरना ठंड में हम सबकी जान चली जाती। आज अगर सौरभ होता तो तुम दोनों को इतना परेशान नहीं होना पड़ता। ना जाने वो कहाँ और किस हाल में होगा। माँ जी, भगवान ने चाहा तो हमें उनसे जल्दी मिला देगा। सौरभ को याद करके सबकी आंखें नम हो जाती हैं। दूसरे दिन मानसी और राधा काम पर जाती हैं। वहाँ काम खत्म करने के बाद वे दोनों नए काम की तलाश में जाती हैं। तभी मानसी की नजर सड़क के किनारे बैठे एक व्यक्ति पर पड़ती है, जो ठंड से ठिठुर रहा था। मानसी उसे पहचान जाती है। वो कोई और नहीं, सौरभ था। मानसी और राधा उसके पास जाती हैं। आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे? हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। आश्रम में सूर्य की सुनहरी किरणें, पक्षियों की मधुर आवाज,
गुरुदेव एक आसन पर बैठे ध्यान कर रहे हैं। अढ़ैया उनके पास उत्साह से भरा खड़ा है। अढ़ैया हाथ जोड़कर, चेहरे पर बड़ी मुस्कान। अढ़ैया बोला, आज की हवा में तो अमृत घुला है। मन करता है इसी क्षण कोई मधुर भजन शुरू करूं। गुरुदेव धीरे से आंखें खोलते हैं। आंखों में स्नेह पर चेहरे पर चिंता का हल्का भाव। गुरुदेव बोले कि भजन तब करेंगे बेटा जब भजन को ऊर्जा देने वाली कोई चीज रसोई में हो। भंडार में तो एक दाना भी नहीं बचा अढ़ैया। अढ़ैया हंसकर कंधे उचकाते हुए, इस सुंदर दिन में भूख की बात मत कीजिए, पर हाँ, अगर अनाज नहीं है तो सोचकर क्या आज उपवास रख लें? ये भी तो तपस्या। गुरुदेव सिर हिलाते हैं। नहीं बेटा, आज नहीं, पर एकादशी आने वाली है, उस दिन तो रखेंगे ही। गंभीर होते हैं। अब समय आ गया है कि हम भी परिश्रम करें। तू गांव जा, किसी किसान से पूछ कि क्या वो अपना खेत हमें खेती के लिए देगा। अढ़ैया सीधा तन कर, ठीक है गुरुदेव, पर अगर खेत नहीं मिला तो हाथ ऊपर उठाकर, मैं जंगल के पेड़ों से ही अनाज उगा दूंगा। मेरी भक्ति पर संदेह मत कीजिए। गुरुदेव हंसते हुए स्नेह से अढ़ैया के गाल थपथपाते हैं। तू बड़ा बातूनी और भोला है रे। जा, भाग जा, भोलेनाथ तेरी रक्षा करे।